शाइनिंग स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पर ही रहें और घर पर ही अध्ययन करें। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, इसमें ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको मिलती रहे। तो मैं कमलेश चौबे आज आप लोगों को शाइनिंग स्टार के प्लेटफॉर्म पर नरेशन का विशेष टॉपिक लेकर हाजिर हूं। तो आइए अध्ययन करते हैं शाइनिंग स्टार क्लासेस पर नरेशन का टॉपिक। और हाँ मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो तमाम उन बच्चों तक पहुंच पाए जो घर पर रह करके पठन पाठन करने में असहजता महसूस कर रहे हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं नरेशन। आज का टॉपिक है नरेशन, जो कि यह समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होगी, इसलिए इसका अध्ययन करने के साथ साथ आप इसको नोट अवश्य करते रहेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं किसका, नरेशन का। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे कि यह होता क्या है। तो जब भी हम किसी बात को रखते हैं किसी के सामने, तो उसको दो तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जैसा कि स्पीकर यानी कि वक्ता, पहला क्या है, जैसा कि स्पीकर यानी कि वक्ता ने कहा हूबहू या जो कहते हैं उसे रख दिया जाए। और दूसरा मेथड क्या है कि स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में प्रकट किया जाए। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम देखेंगे नरेशन। और नरेशन के बारे में अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले पढ़ना होगा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच, इसे डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, पहला क्या है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या कहते हैं, परोक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। परोक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। तो कोई पूछेगा पार्ट के बारे में तो आप बताएंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो आप लोग प्राथमिक कक्षाओं से इसका अध्ययन करते आए होंगे। इसमें बताया गया डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जी हाँ मित्रों, जब हम स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे तो वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड आई विल किल यू। राम सेड आई विल किल यू।
तो हियर राम इज अ स्पीकर, राम क्या है? स्पीकर हैं, और इनके द्वारा जो कहा गया कथन क्या है? आई विल किल यू। तो डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा हम जान लिए। इसके साथ अब किसका अध्ययन करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष या परोक्ष कथन। अप्रत्यक्ष या परोक्ष कथन। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर बल्कि उसका भाव प्रकट करते हैं। बल्कि उसका क्या करते हैं? भाव प्रकट करते हैं। जी हाँ मित्रों, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर बल्कि क्या करते हैं? उसका भाव प्रकट करते हैं। जैसे आप ऊपर वाले सेंटेंस में एग्जांपल देखे थे कि राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई विल किल यू। तो यही जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा राम सेड कंजक्शन दैट I is first person will be changed according to subject, and here subject is Ram, so we will use he. And if reporting verb in past tense, अगर reporting verb past tense में हो तो reported speech भी किस में होना चाहिए? past tense में। तो so will be changed into would. He would kill। अब you सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो इस दशा में हम क्या करेंगे? या तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर थर्ड पर्सन का। तो यहाँ ऑलरेडी थर्ड पर्सन का, इसलिए हम किस में बदल देंगे? फर्स्ट पर्सन में। और यह बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आइए अध्ययन करते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भाग। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो जैसा कि आप लोग ज्ञात होगा कि जिस प्रकार से नरेशन के 2 भाग होते हैं, सेम उसी प्रकार से डायरेक्ट स्पीच के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, देयर आर आल्सो 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन इज अ रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पार्ट क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड अ रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और इसकी परिभाषा आप लोगों को आपके प्रारंभिक कक्षाओं में बताई गई होगी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आइए मेरे हिसाब से इसकी परिभाषा देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कोई पूछेगा तो आप बताएंगे स्पीकर। स्पीकर यानी कि वक्ता। स्पीकर वक्ता अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
अब बात करेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ऐसी क्रियाएं जो टेंस बदलने पर बदल जाए, यानी कि जो टेंस पर्सन और जेंडर के अनुसार परिवर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो वक्ता अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसको कैसे पहचानेंगे, इसे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है, इसे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसे कहाँ रखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। राम सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रावण इज नॉट हंग्री। राम सेड टू सीता, रावण इज नॉट हंग्री। तो देखिए स्पीकर कौन है, सब्जेक्ट स्पीकर कौन है, राम ने किस फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया, सेड का। तो जो पहला ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, तो इसको देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखेंगे इसमें रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, वक्ता यानी स्पीकर स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। देखिए यहाँ रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, रावण इज नॉट हंग्री। वक्ता द्वारा कहा गया कथन क्या है, रावण इज नॉट हंग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया। अब बात करें डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। हेडिंग डालिएगा, डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। तो सबसे पहला टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा टॉपिक है स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और जो तीसरा रूल है वह है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए प्रथम शब्द का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर में होता है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, राम said comma not comma he is not good। तो पहला क्या बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल बताया गया कि जो स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। यह भी क्लियर हो गया। और थर्ड रूल जो था, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो पहला अक्षर होता है सदैव कैपिटल लेटर में होता है। तो हमने यह भी अध्ययन कर लिया कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम के बारे में। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम के बारे में। तो ये कुछ नियम जो हैं इसी को आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। और लगभग जो सामान्य नियम हैं जो कि सभी सेंटेंसेस में लागू होंगे वो आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। फिर अलग अलग सेंटेंसेस के जो रूल्स होंगे उसको अलग अलग से आप लोगों को नोट करवा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा आता है उसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। और जो दूसरा रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात मित्रों कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरा रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। जी हाँ मित्रों, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी परिवर्तन नहीं करते हैं। जब भी परिवर्तन होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। उसके बाद जो अगला रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, एक्सक्लेम्ड आदि में बदल लेते हैं। जब आवश्यकता होगी तभी बदलेंगे, उसके लिए आगे नियम आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो अगला रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अलग अलग सेंटेंसेस में विभिन्न प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं दैट का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं इफ़ का किया जाता है, तो कहीं फेदर का, तो कहीं इत्यादि कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसको आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद जो अगला नियम है, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, आई को छोड़ दिया जाए और प्रॉपर नाउन को छोड़ दिया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में जितने शब्द आएंगे उनका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? सदैव स्मॉल लेटर में रहेगा।
सदैव किस में रहेगा, स्मॉल लेटर में। जबकि डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद जो अगला रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करेंगे। टेंस में परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, तब उसके बाद जाके निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। अब अध्ययन करेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, चेंज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो मित्रों, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले ये जो चार्ट बना है इस पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे, और जैसे ये चार्ट हमारे मन में संतुलित हो गया तो फटाफट ये नियम ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं चार्ट क्या है। तो देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, और इसका पॉजेसिव फॉर्म माई या फिर माइन होता है। इसके बाद बी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है और इसका पॉजेसिव आवर या आवर्स होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन में केवल एक प्रोनाउन आता है यू, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, और इसका जो पॉजेसिव है योर या योर्स होता है। अब बात करें थर्ड पर्सन के बारे में, तो इसमें ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, पॉजेसिव हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पॉजेसिव हर या हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट तथा पॉजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम तथा इनका पॉजेसिव दियर या दियर्स होता है। तो ये चार्ट हम अच्छे से नोट करके इसको याद कर लेंगे, और याद करने के बाद आ जाते हैं कि प्रोनाउन में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए एक नीचे लिखा गया ट्रिक है यस ओ एन बाई 1 2 3। यस फॉर सब्जेक्ट, यस इज स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, ओ इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन इज स्टैंड फॉर नो चेंजिंग। आप समझ गए होंगे। और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन। तो रूल क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आए तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो वह किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे आ गया राम said to सीता कामा इनवर्ट कामा I am hungry। राम said to सीता I am hungry। तो देखेंगे सबसे पहले तो said to will change into told। राम told सीता कामा एंड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम के लिए ही, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री। सेकेंड पर्सन के लिए देखते हैं उदाहरण, दे दिया गया कि राम सेड टू सीता यू आर हंग्री। तब क्या हो जाएगा, राम टोल्ड
सीता डेड। अब यू है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज हंग्री, सी वॉज हंग्री। लेकिन अगर यहीं आ गया थर्ड पर्सन का, तब हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर थर्ड पर्सन का आ गया तब हम क्या करेंगे, तो थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दे व हंग्री। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर एक बार में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कई बार वीडियो को देखिए और पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, काफ़ी आसान है। और आइए आगे अध्ययन करते हैं।